लो बच्चों, अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। मान लीजिए आपको कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, सच दैट कि ए वेक्टर दिया गया आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बेटे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है भाई, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। सो दिस इज वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाया गया जो कि है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और साथ में बेटा क्या एन कैप। ये एक फॉर्मूलेशन बनाया गया। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेते हैं क्या है। और दूसरी बात, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पर एन कैप क्या है बेटे, सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो आपका ये ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी किसकी जरूरत भी पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ साथ ये एन कैप आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वेक्टर ए क्रॉस बी की क्या कर रहा है बेटे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए ज्योमेट्री से थोड़ा सा समझते हैं कि ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है। ठीक है भाई, मान लीजिए बेटा आपका कोई भी दो वेक्टर गिवन है आपको, जैसा कि हमने दो वेक्टर कंसीडर किए हैं, ए वेक्टर और मान लीजिए ये क्या है आपका बेटे बी वेक्टर है। ठीक है भाई, ये बी वेक्टर हो गया। ए और बी वेक्टर के बीच में जैसा कि आपको दिखाया गया है क्या है, एंगल थीटा है। ये जो साइन थीटा में थीटा है बेटे, ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है भाई, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो कि मान लीजिए मैं बोलता हूं बोर्ड पे अगर मेरे को दिखाना है उसको, तो मान लीजिए मैंने उसको इस दिशा में दिखा दिया। ये कौन है बेटे, ये है भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है भाई, जहां एन कैप क्या है भाई, एन कैप जो है वो इस वेक्टर की क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है भाई। ठीक है, अब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर को क्या है भाई, परपेंडिकुलर, बी वेक्टर को भी क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। तो क्या इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए भाई, नहीं समझ आया तो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ना करने की बजाय अपन कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं, दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, एंड आई होप सो कि आपको समझ आएगा। मान लीजिए भाई आपको ये वेक्टर ए गिवन था, मान लीजिए आपको ऐसे ही क्या गिवन था भाई, ये वेक्टर बी गिवन था, ये क्या है उनके बीच का एंगल थीटा है भाई। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा बेटा वो ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, वो बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। मतलब सिंपल भाषा में वो उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर है जिस एक प्लेन में क्या कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सब बच्चों को। अब आप सब लोग जान सकते हैं कि मेरे पास अभी आपको पढ़ाने के लिए जहां मैं लिख पा रहा हूं मार्कर से, वो बोर्ड है, और बोर्ड एक क्या है बेटे, प्लेन ज्योमेट्री है। बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। तो इस प्लेन में तो ये दो ही वेक्टर आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में है। ठीक है भाई, तो बात यह आई कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब ए क्रॉस बी, वो कहां है भाई, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बता के हटा कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन में तो ये हो गए भाई, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कहां है भाई। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी कहां है भाई,
वेक्टर ए क्रॉस बी बेटे या तो इस प्लेन से क्या है, बाहर की तरफ है बेटे, बाहर की तरफ, देखिए बाहर की तरफ, या फिर क्या है बेटे वो इस प्लेन से अंदर की तरफ है भाई, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस बी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ मतलब कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। डायरेक्शन कौन दिखाता है उसकी, एन कैप, हम इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। तो आपको मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका बता देता हूं। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा आपका जो बोर्ड है वो 2D है और ए क्रॉस बी का जो कॉन्सेप्ट है वो 3D है, तो इसलिए मेरे को तीसरे डायमेंशन को आपको अज्यूम करवाना है। तो प्लीज आप उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, समझें इस बात को, आपको समझ आएगा, ठीक है भाई। मतलब तीसरा डायमेंशन या तो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ हो सकता है, या इस प्लेन ऑफ बोर्ड से क्या हो सकता है बेटे, अंदर की तरफ हो सकता है। मेरे ख्याल से सब बच्चे इतना समझ चुके हैं, ठीक है भाई। तो रूल क्या है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को फाइंड करने का, रूल ये है कि आप अपना राइट हैंड ले, कौन सा हाथ लेना है आपको, अपना राइट हैंड लेना है, और जो फर्स्ट वेक्टर आपको गिवन है, जो फर्स्ट वेक्टर आपको गिवन है उस दिशा में आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है ऐसे, जैसे मैंने रखा हुआ है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। फिर क्या काम करना है आपने दूसरे वेक्टर की दिशा में इन फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, ऐसे कर्ल करना है, दूसरे वेक्टर की दिशा में आपको इन फिंगर्स को घुमाना है। और तब अगर जब आप ये घुमा चुके हैं उस समय जो आपका राइट हैंड का ये थंब है, राइट हैंड का क्या है, थंब है, वो थंब ऑफ राइट हैंड किसकी डायरेक्शन आपको निकाल करके देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको निकाल करके देगा। इस रूल को किताबों में राइट हैंड थंब रूल के नाम से लिखा होता है। क्या सब बच्चों को बात समझ आई? मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको क्या काम करना है, राइट हैंड लेना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे अपने फिंगर्स को रखना है, सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में आपको इनको कर्ल करना है। तब आपका जो राइट हैंड का थंब है वो जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा वो किसकी डायरेक्शन है बेटा, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ए क्रॉस बी वास्तविकता में कहां है, तो बेटा ए क्रॉस बी जो वास्तविकता में है वो किस तरफ है बेटा, बाहर की तरफ है। ये कौन सा वेक्टर आ गया बेटा, आपका वेक्टर ए क्रॉस बी आ गया। मेरे ख्याल से अभी तक सभी बच्चे इस डायरेक्शन से वाकिफ नहीं है, तो मैं आपको इस डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि जब भी मैं कभी आपके बोर्ड पे ऐसा साइन बनाऊं, या जब कभी भी मैं आपके बोर्ड पे ऐसा साइन बनाऊं, तो इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑफ द पेपर। मतलब जिस पेपर पे आप ये काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस बोर्ड पे काम कर रहा हूं तो मेरे लिए ये पेपर है भाई, आप ये काम अपनी नोटबुक पे करते हैं, तो आपका जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब पेज से जो बाहर की तरफ आएगा उसको बोला जाएगा इस डायरेक्शन से। आप नोट कर लें सिंबल, ये जो डायरेक्शन है, ये जो सिंबल है, ये किसके लिए यूज किया जाएगा बेटे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर के लिए। प्लेन ऑफ पेपर मतलब अंदर की तरफ जब पॉइंट करेगा, जैसे अगर बाहर की तरफ पॉइंट करे तो कौन सा सिंबल लगाएंगे सब लोग, ये वाला सिंबल लगाएंगे, और अगर थंब अंदर की तरफ पॉइंट करे तो सब लोग कैसा सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ नहीं आया। ओके, नो इश्यू एट ऑल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं भाई, ठीक है। अब इस बारी मैं क्या काम कर रहा हूं आपको, इस बारी मैं आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी है बेटा, और इस बारी ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, ठीक है भाई। आपको क्या निकाल करके दिखाना है, अगेन ए क्रॉस बी निकाल करके दिखाना है, ठीक है भाई। तो अभी आपको रूल क्या बताया गया है, रूल ये बताया गया है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, और किस तरफ घुमाना है भाई, आपको सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो क्या बी की तरफ ऐसे घुमाया आपने, तो क्या आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो अगर अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर के अंदर की तरफ चले गया। इस केस में, इस केस में आपका ए क्रॉस बी वेक्टर क्या अंदर की तरफ चले गया है। क्या सब बच्चों को ये समझ आ रहा है? तो दिस इज हाउ दैट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये 3D गेम है बेटा, ये 2 डायमेंशनल गेम नहीं रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे चैप्टर्स इसके ऊपर बेस्ड हैं +1 +2 में। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो आप ख्याल रखिए आप आगे का बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको सीखें, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना
हाथ से है। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे बेटा? कॉपी पेन पे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? कॉपी पेन से। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको। डायरेक्शन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ का इस्तेमाल करें, डायरेक्शन आ जाएगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं भाई इसका, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है बेटा, ये एक वेक्टर क्या है? बी है। इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या है? थीटा। लेट्स सपोज आपको क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है भाई? सभी बच्चे जान पा रहे हैं क्या फाइंड करना है आपको? ए क्रॉस बी। ठीक है भाई। जैसा मैंने आपको हाथ से सिखाया, तो हाथ तो सिंपली अभी भी ऐसे बोल रहा है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है और तब अपनी फिंगर्स को किस तरफ घुमाना है? सेकंड वेक्टर की तरफ। जो थंब डायरेक्ट करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी? ए क्रॉस बी की। तो सभी बच्चे जान पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी इस बारी भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है भाई। अब ये बात कर लेते हैं कि जो फॉर्मुलेशन बनाया, जो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बन गया, वो क्या है? ए बी साइन ऑफ थीटा। बस ऐसा लिख करके छोड़ दिया। लॉजिक देखते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया। ठीक है भाई, लॉजिक देखते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको कि आपको बी वेक्टर का वो कंपोनेंट बताइए जो ए की डायरेक्शन में है। बी वेक्टर का क्या बताना है आपको? वो कंपोनेंट बताना है बेटे जो किसकी डायरेक्शन में है? ए की डायरेक्शन में है। तो आप सब लोगों ने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या किया? बी के टिप से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और क्या लिख दिया? इस वाले पोर्शन को, ये वाला वेक्टर बेटे क्या आ गया? बी कोस ऑफ थीटा, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए बी साइन थीटा कहां है? सिमिलरली अगर बी का दूसरा कंपोनेंट जो ए के क्या है? परपेंडिकुलर। बी कोस थीटा क्या था यहां? ए के पैरेलल या ए के अलोंग था। बी साइन थीटा के बारे में भी कमेंट करिए, ऐसा पूछा गया आपसे तो आप बोलेंगे कि सर बी साइन थीटा तो ये वाला है, बी साइन थीटा तो ये पर्टिकुलर वेक्टर है। मतलब आप इसको यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन है? बी साइन थीटा। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए के साथ बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर के साथ बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो ए वेक्टर के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या किया? ए के साथ बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जो किसके अलोंग था? ए के अलोंग था। क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं? बी के उस कंपोनेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो क्या है? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यहां से मेरे ख्याल सब बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं तो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई? सभी बच्चे जान पा रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ मेरे को किसको मल्टीप्लाई करना है? बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है जो ए के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो सिंपल भाषा में क्या हम उसको बी साइन थीटा लिख देंगे। क्या सभी बच्चे इस बात से इस यहां तक समझ करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर का? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर का। डायरेक्शन के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड रूल याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो। सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करो तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन आपको निकाल करके दे देगा? ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकाल करके दे देगा। ठीक है भाई। कुछ और एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपका, जिससे कि आपको समझ आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपका वेक्टर जो ए है वो मान लीजिए बेटा ऐसे है, और मान लीजिए बेटा बी वेक्टर जो है आपका ये कौन है भाई? दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। सब लोग समझेंगे पहले तो भाई क्या बनाया, क्या है मैंने। क्या सभी को समझ आया कि ए वेक्टर इस प्लेन के अंदर है, बोर्ड से अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है? बोर्ड से अगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो क्या हम फिंगर्स को ऐसे रखेंगे? क्या बी वेक्टर इस तरफ है बेटा? इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ कर्ल करेंगे तो क्या सबको दिखाई दे रहा है? ए क्रॉस बी इस केस में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी बेटा इस केस में किस तरफ आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें कोई खास बात उसमें नहीं है। क्या सब बच्चे ऐसा कर पाएंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया इसका।
कि भाई इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो ए वेक्टर के क्या होता है बेटे, क्या होता है, सब लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, अब इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ए क्रॉस बी को ऐसा लिख सकते हैं कि विच इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। क्या मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड। क्या मैंने यहां से डायरेक्शन हटा दिया बेटे? जी हां बिल्कुल, मैंने यहां से डायरेक्शन हटा दिया। एन कैप का वैल्यू मैंने यहां सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 रख दिया। क्या एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो गिवन वेक्टर का क्या शो करता है बेटे, आपको डायरेक्शन शो करता है। तो एन कैप का मैंने वैल्यू यहां रख दिया। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाल सकते हैं आप, ऐसे निकाल सकते हैं सिंपल भाषा में, ए बी साइन ऑफ थीटा। फिर से भाई वैसे ही जैसा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे पढ़ा था। सबसे पहला केस इसमें कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, 0 होने का मतलब दो गिवन वेक्टर कैसे हैं बेटा आपके, पैरेलल हैं भाई। दो गिवन वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटे किसका, ए क्रॉस बी वेक्टर का। तो सब लोग लिखे ए बी इंटू साइन 0। क्या सब बच्चे जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है? तो मैग्नीट्यूड आया भाई किसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया बेटे कितना, 0। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया है जिसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, नेक्स्ट है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या दे रखे हैं आपको, मान लीजिए परपेंडिकुलर। कैसे दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना होगा देख लेते हैं भाई। उस केस में मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा बेटे, सब लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी साइन 90। अब क्या सब बच्चे जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है? तो सिंपल भाषा में मोड ऑफ ए क्रॉस बी विल बिकम हाउ मच, दैट इज सिंपली ए बी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये भी बताता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपनी वैल्यू का क्या होता है, मैक्सिमम होता है बेटे। सब लोग बात याद रखेंगे। सिमिलरली मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं थीटा कितना भी ले सकता हूं, यहाँ 180 भी ले सकता हूं, तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। अगेन फिर से आपका मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा बेटे, 0 आएगा। सीखने वाली बात ये कि दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आपको ये बात याद रखनी है। यहां मैग्नीट्यूड में सिर्फ आपको निकलवा रहा हूं, डायरेक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। डायरेक्शन जब भी निकालनी होगी आपको ए क्रॉस बी वेक्टर की, तो याद रखिए आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, हाथ चलाने पड़ेंगे आपको भाई अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो। ठीक है भाई, मान लीजिए अब आपसे पूछता है कि आपको थीटा एंगल फाइंड करने को बोल दे। ऐसे ए क्रॉस ए वेक्टर दे रखा है आपको, ऐसे बी वेक्टर दे रखा है आपको, और आपको क्या बोला गया बेटे कि फाइंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो कैसे करेंगे भाई आप, जैसा कि हम इक्वेशन 1 से जानते हैं कि इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, दैट इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी कितना बेटे, साइन थीटा। तो क्या हम इस इक्वेशन को सुधार करके लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन, क्या बेटे इस चीज को मोड ऑफ ए लिखा जा सकता है, इस चीज को मोड ऑफ बी लिखा जा सकता है। थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो क्या साइन इधर आकर के बेटा साइन इनवर्स हो गया है। ओके, तो वी कैन राइट दिस एज दैट इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? इसके ऊपर चाहूं तो मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लेकर के आपका टाइम पास कर सकता हूं, जैसे कोई भी वेक्टर ए उठा के दे दूंगा आपको, कोई भी वेक्टर बी उठा करके दे दूंगा, और बहुत सारा टाइम पास मैं आपका कर सकता हूं। बट अभी नहीं, अभी हम उसके बारे में सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम एक आध इलस्ट्रेशंस इस तरह का लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह थी
कि भाई ठीक है ऐसा सब तो ठीक है, डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे और हमें ये भी समझ आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट के समय में जिन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं हम लोग, उसमें पहले वाले वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो दूसरे वाले वेक्टर की क्या होता है, दिशा में नहीं होता है, ठीक उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट वाले वेक्टर का वो कंपोनेंट जो दूसरे वाले के क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है भाई। एट लास्ट बेटा अपने पॉइंट पे आते हैं। हमें फाइंड तो ये करना था ना, अभी तक तो आपको ऐसे इधर उधर घुमाया जा रहा था, अभी तक तो आप सवाल पे आए ही नहीं। आपको फाइंड तो ए क्रॉस बी करना था। कब करना था, जब आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए गिवन है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और क्रॉस को क्रॉस ही लगाएंगे। यहां वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर्स नहीं है ये, क्रॉस की जगह क्रॉस लगाएंगे, डॉट की जगह डॉट लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दूसरा वेक्टर है भाई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है भाई। चलिए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन में आप सब लोग अच्छे होंगे। लेट्स सी। सबसे पहले मेरे को समझ आता है कि भाई इस वाले टर्म का फर्स्ट टर्म इस वाले टर्म के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा, इसकी इसके साथ करूंगा, जैसा हम डॉट प्रोडक्ट में कर चुके। तो जल्दी जल्दी देखिए आप, ए एक्स बी एक्स इंटू क्या आ गया भाई, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है भाई। तो ऐसे कर करके जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ए एक्स बी वाई इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा, ठीक है भाई, आएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, ये आई कैप जे कैप का क्या खेल है। लो बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या बेटे, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेट्स सपोज मेरा आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है बेटे, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, लेट्स सपोज के कैप, ठीक है भाई। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है आई क्रॉस आई, फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है, ठीक है भाई। आई क्रॉस आई फाइंड करना है आपको। तो अगर आई क्रॉस आई फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के फॉर्मूला से फॉर्मूला क्या है इसका, मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो आई कैप किसके अलोंग है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा आई कैप भी किसके अलोंग है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्या दोनों के बीच में एंगल 0 है, 0 डिग्री भाई साहब। क्या साइन 0 0 होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो सिंपल भाषा में मेरे पास एक चीज आएगी कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है। तो क्या सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 होगा, सिमिलरली के क्रॉस के भी 0 होगा। तो हम लोग इतना सब ना लिख करके इसका एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप, द ऑल आर इक्वल टू 0। ये हमें समझ में आता है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपको कोई बोलता है नहीं जी आपको तो आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, ठीक है भाई, निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू एंगल उनके बीच में। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, उनके बीच का ये एंगल क्या 90 डिग्री सबको नजर आ रहा है। तो साइन 90 भाई साहब कितना होता है, 1 होता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, 1 आई, ठीक है भाई। तो अगर 1 आई तो क्या सिमिलरली आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू के कैप क्रॉस आई कैप, सबकी वैल्यू 1 आएगी। ये हमें दूसरी चीज सीखने को मिली, ठीक है भाई। तो इतना ज़्यादा मतलब इन सारी टर्म्स को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 टर्म्स लिखने पड़ेंगे मेरे को। क्यों मैं 9 टर्म्स लिखूं जब मेरा काम सिर्फ किससे चल रहा है भाई, सिर्फ कितने टर्म्स से चल रहा है मेरा काम, आई क्रॉस आई वाली को 0 लिखना है, जे क्रॉस जे वाली को 0 लिखना है और के क्रॉस के वाली को 0 रखना है। क्या सब बच्चे ऐसे काम कर सकते हैं? ओके, सब बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा भाई, सब बच्चे बताएंगे। दैट इज ए एक्स इंटू बी वाई और अंदर क्या आएगा भाई, आई क्रॉस जे।
तो क्या सब बच्चे अगले टर्म्स लिख लेंगे, और जो जीरो हो रहा होगा, जैसे ये टर्म जीरो हो गया, जैसे जे क्रॉस जे वाला जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के वाला जीरो हो जाएगा, क्या सब बच्चे इस तरीके से कर लेंगे? मेरे ख्याल से सब बच्चे अब इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है हम फाइंड कर क्या रहे हैं बेटा, मैं सब बच्चों को बता दूं दोबारा से, ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का जिक्र हम न्यूमेरिकली नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन के लिए आपको अपने राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी और उसको हिलाइए, सवाल सॉल्व होंगे आपके। ठीक है भाई, सेकेंड मेथड पे आते हैं बेटा, डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, कि हम ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो तो आपको क्या काम करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसके लिए आपको एक डिटरमिनेंट लेना है, सबसे ऊपर लिख लेना है फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप, ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉड्यूलस का साइन मतलब डिटरमिनेंट का साइन बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको। फिर इसके बाद आपको आई कैप के नीचे आई कैप के कोफिशिएंट लिखने हैं फर्स्ट वेक्टर के, जे कैप के नीचे जे कैप, के कैप के नीचे के कैप। सब लोग बता पाएंगे यहां क्या लिखूं भाई, सब लोग बोलेंगे ए एक्स, यहां क्या लिखें भाई ए वाई, क्या लिखेंगे यहां ए वाई, यहां क्या लिखेंगे भाई ए जेड। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड, और इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट लेना है। और अब आपको इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये आपको 12वीं क्लास में सिखाया जाएगा और ये पर्टिकुलर चैप्टर है आपके मैथ्स में, डिटरमिनेंट करके 12वीं के मैथ्स में। बट चलिए हम यहाँ 11वीं में सीख लेते हैं, एडवांस हो जाएंगे आप, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पर करते रहिए। इसको सॉल्व करने का तरीका भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आई कैप लिख लेना है भाई, ये लिख लिया भाई आई कैप। और जैसे ही जब आप आई कैप लिख लेंगे तो आपको आई कैप लिखने के बाद काम क्या करना है, आई कैप लिखने के बाद उस रो को और उस कॉलम को ढक लेना है। ये ढक लिया भाई, जैसे आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ भी। उसके बाद क्या करना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम खा जाना है अपने, इसका कोई रोल नहीं रहा है अब सवाल में। फिर क्या काम करना है आपने, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं करता हूं, आई कैप लिखा आपने, उसके बाद आ गया ए वाई बी जेड, मतलब ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है। और जब भी आप ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस कितना आ गया बेटे ए जेड बी वाई। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और जब भी आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना शुरू करें तो पहले से ही ऐसा साइन सिंबल लगा लें कि इसके सामने क्या आएगा, आई कैप के सामने पॉजिटिव, जे कैप के सामने क्या आएगा बेटे नेगेटिव, और के कैप के सामने क्या आएगा बेटे अगेन पॉजिटिव। ये आपका टर्मियोलॉजी है, मतलब इसी तरीके से आपको करना है, यही सीक्वेंस है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस जे कैप, अब जे कैप जब आपने लिखा तो जे कैप वाले के साथ भी ऐसा ही करना है आपको, ये रो और ये कॉलम खा जाना है आपको, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मतलब अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए भाई, आपका आंसर आया ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके, के कैप के सामने क्या प्लस लगा हुआ है तो प्लस के कैप लिख दें उसको। के कैप के सामने भी सेम चीज करनी है, तो ये रो भी गया, ये कॉलम भी गया। तो क्या बेटे सब बच्चों को समझ आ रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू क्या बी एक्स। क्या सब बच्चों को यह समझ आ रहा है कि ये क्या आ गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया है भाई। क्या आ गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया है। हालांकि इसमें आई कैप जे कैप और के कैप हैं, आप चाहें तो यहां से मैग्नीट्यूड का साइन हटा सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे सामने क्या आ गया, ये तो पूरा वेक्टर आ गया भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मैग्नीट्यूड आया है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब भी आपको ज्योमेट्रिकली, कैसे ज्योमेट्रिकली डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे सब लोग, हाथ से करेंगे।
क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तो ये वेक्टर आ गया भाई। अब बात करते हैं कि क्या भाई ये सच में वेक्टर है? जी हाँ बिल्कुल ये सच में वेक्टर है। क्या ये वो ऐसी कोई चीज आ गई है जिसमें कोई नंबर आई कैप के साथ है, फिर कोई नंबर जे कैप के साथ है और फिर कोई नंबर के कैप के साथ है? जी हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का बेटे दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is used to find vector physical quantities। ये किन फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने के काम आता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने का काम आता है। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है भाई? और इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं वेक्टर आपके सामने। ठीक है भाई। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां ये काम आता है। जैसे बेटा मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन है जो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के या एंटी पैरेलल होते हैं, उन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटे वो कितना होता है? वो 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए ले रखा है आपने, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर b ले रखा है आपने। ठीक है जी। मान लीजिए कितना, mi कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। आपको बोला गया है फाइंड m if two given vectors are parallel to each other, are parallel to ईच अदर। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये पैरेलल हैं भाई दोनों वेक्टर्स? और अभी अभी हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है भाई? 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके नीचे फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2 3 4 m 2 5। क्या इस केस में हम लोग जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी वेक्टर का उसको 0 रख देंगे? जी हाँ बिल्कुल 0 रख देंगे। 0 बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट आप सबसे पहले क्या काम करिए, निकाल लीजिए इसको, ए क्रॉस बी को ही निकाल लीजिए, और जब ए क्रॉस बी एक प्रॉपर वेक्टर आ जाएगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कितना रख दीजिए? 0 रख दीजिए। जैसे ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं अभी, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? तो ये आ गया भाई मेरे ख्याल से आई, क्योंकि यहां पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर से पॉजिटिव, तो आई लिख दिया। तो ये कितना हो गया? 3 5 15 माइनस 8 माइनस जे कैप, तो ये गया, ये कितना हो गया? 2 5 10 माइनस 4m। ठीक है भाई, ओके। तो आगे आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सब बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जी हाँ, सब बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अपने किताब में भी देखेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ इसकी। और ये बहुत खास प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? 0 होता है। ठीक है भाई। ये वैसी बात है जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को 0 किया था। इसके बाद आता है कि क्या किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव बोल सकते हैं आप। एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको इसका एग्जांपल ज्योमेट्री से थोड़ा सा फील करवाता हूं। मान लीजिए ये आपका वेक्टर क्या है बेटे? ए। ये आपका वेक्टर क्या है बेटे? बी। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। सब बच्चे डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, फिर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो ए क्रॉस बी किस तरफ आ रहा है भाई? बाहर। तो सब बच्चों ने आंसर दिया कि सर इस केस में जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन आया वो कैसे आया? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ आया।
ठीक है भाई, ओके। इसी सेम ज्योमेट्री में अगर हमें क्या करना हो बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर हो गया इस केस में आपका, ए की तरफ फिंगल कल करेंगे तो बी क्रॉस ए किस तरफ आ रहा है बेटे, अंदर की तरफ। तो सब बच्चे आंसर दिए कि सर इस क्वेश्चन में जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन आया, उसका जो डायरेक्शन आया वो किस तरफ आया बेटे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं, जी हां बिल्कुल होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो क्या नहीं होता है बेटे, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, ए क्रॉस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब लोग बताएंगे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। जी हां बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बेटे क्या करता है, ओबे करता है। इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट किस प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है बेटे, एसोसिएटिव। सब लोग अपने आप पढ़ेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, फॉलो करता है। सब लोग इसको अपने आप ट्राई करेंगे, किसी बच्चे को नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। क्या सब बच्चे इतना समझ पा रहे हैं? अब आपसे पूछा गया कि किसी एक वेक्टर का, एक वेक्टर ए है और आपको इसका क्या करना है, इसका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ए क्रॉस ए फाइंड करना है आपको। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि ये जीरो हो जाएगा? क्यों जीरो हो जाएगा भाई? क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं, मतलब ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्या दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा? तो जब एक वेक्टर को खुद अपने साथ ही क्या करते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है बेटे, जीरो आएगा। सब बच्चे मेरे ख्याल से इस बात को जान पा रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसकी एक खास तरह की एप्लीकेशन समझा देता हूं मैं आपको। खास तरह की एप्लीकेशन का मतलब है कि वो प्रैक्टिकली यूज होता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको अपने किताब में मिलेंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है बेटे एक वेक्टर बी, ठीक है जी, ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को। These two vectors represents the two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया कि आप इस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, पैरेललोग्राम बताना है आपको, फाइंड करना है। क्या दे क्या रखा है आपको, गिवन क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वो दोनों वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो चलिए ज्योमेट्री से समझते हैं इसको कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे अगर कोई भी दो गिवन वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मान लीजिए बेटा कि ये एक वेक्टर ए है आपके सामने, ठीक है भाई, और मैं बोलता हूं कि ये एक और दूसरा वेक्टर है बी, ऐसे करके। लेट्स सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, लेट्स सपोज, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसा हमें गिवन था हमने वैसा बना दिया। ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, साथ साथ वाली साइड्स हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम का ज्योमेट्री बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया भाई, तो इट सीम्स और इट लुक्स लाइक पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे इसका एरिया पूछा गया है। क्या आपको आइडिया है, इससे पहले 10th क्लास में आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट किसको, किसको परपेंडिकुलर, इस बेस को परपेंडिकुलर। बेस इंटू हाइट तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ाई है 10th क्लास में। चलिए उसको अप्लाई करते हैं, कैसे वो यहां क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की फॉर्म में
काम करता है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं। लेट वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम टिप ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर के टिप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए वेक्टर पे। लेट सपोज जिसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप फिर से देख पाइए, मैं मान लीजिए आपके सामने नाम दे देता हूं इसके, मान लीजिए PQST, मान लीजिए ऐसे नाम दे दिए मैंने आपको। ठीक है भाई, तो आप इस ट्रायंगल को देखिए तो क्या फिर से ये वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है भाई, मतलब बी वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट तो आ गया, वो समझ सकते हैं आप कितना आ गया, वो बी कोस थीटा। और बी वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट आ गया वो कितना आ गया बेटे, सब लोग समझ पा रहे हैं, बी साइन थीटा। नहीं समझ आया मेरे ख्याल से सब लोग को। हमें फाइंड क्या करना है, हम क्या फाइंड कर लेते हैं ऐसे केस में, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या फाइंड कर लेते हैं, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी हम जानते हैं कितना है, ए इंटू बी साइन थीटा, जैसा कि हमें इसके फॉर्मूला से ही पता है। क्या अब हम यहां ये जान पा रहे हैं कि बेस किसको मान लिया, लेट्स सपोज हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए वेक्टर को भाई। तो क्या ए वेक्टर ये वाली साइड, ये जो लंबाई है इस पॉइंट से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक की, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब क्या सिंपली ए को रिप्रेजेंट कर रही है वो, यस। बी साइन थीटा क्या है भाई, देख लेते हैं। तो क्या बी साइन थीटा बेटे वो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, किसको परपेंडिकुलर, बेस को। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में, अगर दो वेक्टर्स आपको एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको जो एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, वो सिंपली क्या होगा बेटे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड विच इज गिवन बाय सिंपली नथिंग बट ए बी साइन ऑफ थीटा। मतलब जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। और ए क्रॉस बी वेक्टर बेटे सिंपल भाषा में कितना होगा, ए बी साइन थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और बाकी हम मिससेलेनियस क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए आप ये सब प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।